तो अल्ताफ एंड हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक सेशन किया जाए, एंड ही वाज काइंड इनफ टू अलाउ मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई बेसिकली वॉलंटियर्ड कि मैं कर लेता हूँ। ऑल्दो मैं आईआर पढ़ाता हूँ, एंड मंडे से स्टार्ट भी हो रहा है मेरा आईआर का सेकंड बैच। तो अगर आप में से कोई आईआर लेना चाहता है मेरे साथ तो वो रजिस्टर कर ले अल्ताफ के प्लेटफॉर्म पे। नंबर्स वगैरह होंगे, आप ग्रुप्स में ऐड होंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगेन आज का जो टॉपिक है इंडो पाक का, वो मैंने आईआर एंड करंट अफेयर्स दोनों का ब्लेंड करके बनाया है। तो एंड मैंने पूरी कोशिश की है, एंड होपफुली ऐसा ही होगा भी। आई होप, आई प्रे टू गॉड कि ऐसा हो कि इतना वो कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने उसको बनाया हुआ है, हर एंगल टच किया हुआ है। तो आप लोग अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के हिसाब से अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है ना आप लोगों का, तो इजीली आप सब वो जवाब दे सकते हैं। आज की क्लास समझें एक इट इज आउट ऑफ ट्रू लव एंड अफेक्शन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स। आप सब enthusiastically भी पढ़ते होंगे, बहुत से लोग सीएसएस के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन समवन लाइक मी जो इवन बिफोर सीएसएस न्यूज़ पढ़ता था, तो वी ऑल आर वेरी enthusiastic स्पेशली अबाउट इंडिया पाकिस्तान। तो उसी क्या बोलते हैं, उसी एंगल के साथ आज की जो है वो हम क्लास लेने वाले हैं। अच्छा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली मुझे चैट में बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ। चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो चुकी है, थैंक यू। अच्छा जी, तो आज का ये एक फ्री स्पेशल क्लास है अल्ताफ शाह के प्लेटफॉर्म से। आज हम ये क्लास ले रहे हैं। तो आईआर और करंट अफेयर्स के हिसाब से आज हम इंडो पाक के पूरे टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। होपफुली, आई होप आई विल बी एबल टू डीकंस्ट्रक्ट इट। तो मेरा शायद आप लोगों ने मेरे साथ क्लास ना ली हो या डेमो क्लास आयर की ना ली हो, तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अब्दुल खालिक मेमन। आई एम फ्रॉम 49th कॉमन, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। और मेरा बैचलर्स इन आईआर की डिग्री है मेरी फ्रॉम जेबिस्ट कराची। और मंडे से मेरा सेकंड बैच भी आईआर का स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोगों को ये इंटीमेशन भी है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज का टॉपिक। अच्छा, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में जाने नहीं वाला हूँ, बिकॉज हिस्ट्री का टॉपिक ये नहीं है। आप लोगों को, आप लोग घिस 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 क्या बोलते हैं, सुन सुन के हम घिस गए हैं, वो वाली बात है। बट देन अगेन, दो स्लाइड है जस्ट फॉर एन ओवरव्यू। इन अ नटशेल हुआ क्या है दोनों मुल्कों के बीच में। आपको पता है, पहली कश्मीर वॉर जैसे ही हम आज़ाद हुए थे, तो पहली कश्मीर वॉर होती है। और इसमें बेसिकली ना, इस कश्मीर वॉर में जो 47 और 48 में होती है, इसी वॉर की वजह से जो आज आपका एलओसी है ना, वो बना हुआ है कि भाई ये आपका कश्मीर, ये हमारा कश्मीर। तो जो भी 35-45% आप रखते हैं कश्मीर को अपने पास, इंडिया पाकिस्तान, तो ये इस वॉर की वजह से हुआ था। इसका कॉज यही था कि जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने कहा मुझे इंडिया के पास जाना है या पाकिस्तान के पास जाना है। तो एक अनसर्टेनिटी थी, इंडिया अपने ट्रूप्स ले आया, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान ने फिर लोकल मुजाहिदीन को और अपनी आर्मी को जो है मोबिलाइज किया, और ये जंग हुई। इसकी की डेवलपमेंट यही थी कि यूएन फॉर्मली इंटरवीन करता है और एक UNMOGIP बनता है, यूनाइटेड नेशन मिशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आजकल आप सुन रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंड वॉर आती है। आपको पता है, बहुत ही मशहूर, दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी टैंक बैटल 1965 की, ये भी कश्मीर के मुद्दे पे होती है। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर बहुत ही मशहूर होता है। इसमें फुल स्केल वॉर होती है, ताशकंद डिक्लेरेशन बनती है। इससे ये होता है कि स्टेटस को मेंटेन हो जाता है। बट देन अगेन, इट वाज अ ह्यूज ह्यूज वॉर, एंड इकोनॉमिकली बहुत मुल्कों के लिए डॉन्टिंग किस्म की ये जंग थी। 1971 की वॉर आती है। उसके बाद बांग्लादेश, आप सबको पता है, मुक्ति बानी, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मुजीब जो है वो जीत जाते हैं। अल्टीमेटली वो वहां पे रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं बांग्लादेश में। आप सबको ये पता होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 1000 किलोमीटर का भारत बसता है। तो इसी वजह से ये जंग हुई, बांग्लादेश आजाद हुआ। और इंडिया ने इस पूरी सिविल वॉर में बांग्लादेश को भरपूर सपोर्ट किया, with troops, with air support, with artillery and what not। ठीक है जी। उसके बाद सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट आप सबको पता है, 1984 में फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप सबको ये चीज डिटेल में, मैं अगर आयार मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो हम इंडिया पाकिस्तान बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे।
लेकिन सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरे सिल्क रूट को देखते हैं। तो बेसिकली इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ सियाचिन, यू कैन लुक ओवर चाइना, यू कैन लुक ओवर पाकिस्तानी कश्मीर, एंड यू कैन लुक ओवर द इंडियन कश्मीर, एंड इट ऑल्सो लुक्स ओवर द सिल्क रूट। तो बेसिकली 1984 में जो दोनों मुल्क लड़े थे सियाचिन पे, वो इसीलिए लड़े थे कि हमें टॉप पे जाना है। ऑल्दो इंडिया टॉप पे रहा, और इस मसले की वजह से पाकिस्तान को बहुत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी देखनी पड़ी। फिर कारगिल की जंग होती है वही एलओसी पे, आप सबको पता है 99 में। एंड देन अगेन 2001 के बाद बॉर्डर स्क्रिमिशेस और हल्की फुल्की मसले मसाइल हमारे पास होते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैंने ब्रीफली एंड आई हैव रन थ्रू इट, जल्दी जल्दी में बोला है मैंने। द रीजन बीइंग कि आई वांट टू पीपल टू नॉट गेट एम्ब्रॉयल्ड इनटू हिस्ट्री रिगार्डिंग द टू कंट्रीज, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू हैव द पर्सपेक्टिव, राइट। अच्छा जी, अभी रीसेंट अटैक्स पे थोड़ा मैं बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि रीसेंट अटैक्स जो है ना, वो आप देखेंगे कि कोई फुल स्केल जंग नहीं हुई है, हमारे फौजी नहीं लड़ रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। 99 में कारगिल में फौजी लड़े थे हमारे, राइट, मतलब दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई थी, टैंक शैंक थे खड़े हुए, ये वो। जो 99 का पोस्ट 99 आप कहें तो ये प्रॉक्सी वॉर्स की शक्ल में, सर्जिकल स्ट्राइक्स की शक्ल में, थर्ड चैनल वॉरफेयर आप जिसको कहें। 2008 में मुंबई अटैक्स होते हैं, आपको पता है, अजमल कसाब वाला पूरा कैरेक्टर आपको पता होगा। इंडिया ने बोला कि भाई लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का सपोर्ट है। पाकिस्तान का क्लेम यही था कि हम इसको डिनाई करते हैं, वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस, डू नॉट ड्रैग अस इनटू योर वॉर। इंटरनेशनल रिएक्शन आप सबको पता है, पाकिस्तान पे इमेंस प्रेशर आता है बिकॉज अजमल कसाब के लिंक्स जो हैं वो पाकिस्तान के थे। उसके बाद 2017 में पठानकोट एयरबेस इंडियन पंजाब में हमला होता है, जैश ए मोहम्मद क्लेम करता है कि हमने मसला किया है, पाकिस्तान उसको कंडेम करता है और बोलता है कि भाई एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन ले आए, मैंने ये कोई इनको सपोर्ट नहीं किया है। तो यूरी का अटैक बहुत ही मशहूर अटैक जिसमें 19 इंडियन सोल्जर्स मरते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अगेन इंडिया बोलती है कि पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट्स जो है उन्होंने ये हमला हम पे किया था। पाकिस्तान ने अगेन बोला था कि फैब्रिकेटेड है, इन्वेस्टिगेशन करें, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मसला ये हुआ कि इंडिया ने स्पेसिफिकली उरी के बाद एक बहुत ही इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ना वो हासिल कर लिया। पुलवामा का अटैक बहुत ही मशहूर अटैक, आपको पता है, ये एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर में। ये वही टाइम है जो पाकिस्तान फैटिव वैटिव के प्रेशर में आ चुका था। जैश ए मोहम्मद ने क्लेम की इसको, पाकिस्तान ने बोला हम डिनाई करते हैं, ये एक लोकल यूथ था, ये बुरहान वानी वाला पूरा टाइम पीरियड है। और इंटरनेशनली हमें फैटिव किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया, हम पे सैंक्शंस लगाए गए। फैक्ट बीइंग कि इंडिया की लॉबिंग इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, उसका डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम आगे वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, बालाकोट आप सबको पता है, ये वही अभिनंदन वाला द टी वाज फैंटास्टिक वाला एपिसोड। बालाकोट इन केपी पाकिस्तान इंडिया या एयर स्ट्राइक होता है। इंडिया बोलता है कि यहाँ पे जैश ए मोहम्मद जिसने पीछे पुलवामा में और पठानकोट पे हमले किए, उस जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल को या टेरर कैंप्स को हमने अटैक किया है और उनको मारा है। पाकिस्तान ने बोला भाई कि कोई भी जो है कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बंदे ही नहीं मार सके, उनका इंटेल गलत था। और ये एक पाकिस्तान की टेरिटरी में उन्होंने जो है एक चीज फेंक के, स्ट्राइक करके बहुत ही बड़ा पिंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। उसके बाद अभिनंदन वाला एपिसोड पायलट कैप्चर फरवरी 2019 में आता है। कश्मीर का क्लैंप डाउन होता है जब आर्टिकल 370 इंडिया जो है वो एब्रोगेट कर देता है। इस आर्टिकल 370 को एक्सटेंसिवली मैं आईआर में पढ़ा चुका हूं। आपको एक ब्रीफली ये बताता हूं कि 370 एब्रोगेट करके इंडिया ने ये किया है मेजरली कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली खत्म कर दी, जम्मू एंड कश्मीर की कोर्ट खत्म कर दी, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के डोमिसाइल्स की एम्पावरमेंट जो होती है वो खत्म कर दी। अब कोई भी इंडियन, वो महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, चाइना चेन्नई में हो, नागालैंड में हो, वो पौंडीचेरी में हो, वो किधर भी हो, वो अपने बच्चों के साथ कश्मीर जा सकता है, वहां पे कश्मीर के लैंड्स ले सकता है, कश्मीर का डोमिसाइल बना सकता है। अब्रोगेशन का मतलब ये है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बोला कि भाई ये बहुत ही गलत काम किया है, और बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट स्टार्ट किया, आप सबको पता है। उसके बाद आप सबको पता है बलूचिस्तान में जो 2020 से 25 तक मसले हुए हैं, अभी रिसेंटली आपको जाफर एक्सप्रेस का पता है, सीपैक पे जो हमले होते हैं इंडिया में, गवादर पे जो होते हैं, मच में अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले इस पहलगाम से पहले एक मसला हुआ।
तो पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया बीएलए बीआरए इन सबको सपोर्ट करता है और हमारे मुल्क के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर बलूचिस्तान में लड़ रहा है। सबसे रीसेंट अटैक आपके पास पहलगाम का आता है जी। पहलगाम का अटैक हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी पूरी स्लाइड मैंने बनाई हुई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि पहलगाम में क्या हुआ और पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। आगे इसको हम ब्रीफली एक स्लाइड में हम पढ़ेंगे। लेकिन नाउ दैट यू हैव एवरीथिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम 1947 टिल 7 मई 2025, हम बढ़ते हैं कि भाई आईआर इसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट करता है। आप सब लोगों को मैं फिर से बताता चलूं कि मंडे से मेरा आईआर का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई चाह रहा है आईआर मेरे साथ पढ़ना तो प्लीज रजिस्टर करवा ले। अच्छा जी, आईआर जिसके पास है, जिसने एज अ सब्जेक्ट उसको चूज किया है, तो उनको पता होगा कि रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ये सब आईआर की थ्योरीज हैं टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो भाई रियलिज्म कैसे देखता है इस मसले को? रियलिज्म का आप सबको मतलब पता है, स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, पावर इज द अल्टीमेट करेंसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना है। इंडो पाक राइवलरी में भी यही होता है, क्योंकि रियलिज्म बोलता है कि अनार्किक सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि किसी मुल्क के ऊपर किसी दूसरे मुल्क का कोई पावर नहीं होता, हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ता रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भी सिक्योरिटी डायलेमा, आर्म्स रेस और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से इतनी बड़ी हुई है। उसके एग्जांपल्स यही हैं कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर हर 1-2 साल के बाद कहीं एलओसी पे 1-2 अपने फौजी मार देते हैं। तो एक कांस्टेंट सिक्योरिटी डायलेमा, एक कांस्टेंट रट ऑफ पावर, एक कांस्टेंट बैलेंस ऑफ पावर आप देखते रहेंगे। उन्होंने रफाल जेट ले लिए तो उन्होंने जेएफ थंडर ले लिए, उन्होंने लिए तो उन्होंने न्यूक्लियर इनरिच्ड सबमरीन्स ले ली। तो एक आप देखेंगे कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इनका एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है दोनों मुल्कों में। लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली वो है, इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर है उन दोनों के बीच के बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। चले जी, न्यू रियलिज्म का मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है, यू नो इट्स अ वी शेप स्ट्रक्चर, ए शेप स्ट्रक्चर। ऊपर यूएस है, नीचे चाइना, रशिया, इंडिया ये है, देन पाकिस्तान का है, देन ब्राजील है। तो वो स्ट्रक्चर में, इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में रह के मुल्क बिहेव करते हैं इन अ सर्टेन वे। सिमिलरली साउथ एशिया एक बायपोलर सब रीजन है, यहाँ पे चाइना और यूएस दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो चाइना बीइंग अ पाकिस्तानी एलाई बहुत इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान की पॉलिसीज को अगेंस्ट इंडिया। अभी भी आप देख लें, जो रफाल जेट इंडिया के गिरे हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से गिरे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली इंडिया ने क्वाड को जो है वो क्वाड में अपना मेंबरशिप ली हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडिया अमेरिका शामिल है। तो एक न्यू रियलिस्टिकली स्पीकिंग पावर स्ट्रक्चर में जो दो बड़े आपके पावरफुल मुल्क हैं, चाइना और यूएस, वो उन दोनों मुल्कों को एज देयर सेकंड इन कमांड भी यूज करते हैं टू डोमिनेट साउथ एशिया। तो जी, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आईआर की थ्योरी दो हमने पढ़ ली, अब हम लिबरलिज्म पे आते हैं। अच्छा, लिबरलिज्म इन दोनों मुल्कों पे बहुत ही कम ही अप्लाई होता है, आप सबको पता है, क्योंकि ना ट्रेड करते हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या है भाई? कॉपरेशन है ना, लिबरल आइडिया। लिबरल आइडिया क्या होता है? कॉपरेशन करनी है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड, मूवीज, क्रिकेट, स्पोर्ट्स। तो इन दोनों मुल्क में बहुत कम होता है। लेकिन एप्लीकेशन क्या है जी? सार्क है हमारे पास, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, खाना सेम खाते हैं, कपड़े सेम पहनते हैं, गाने सेम सुनते हैं, यू नो एवरीथिंग इज सेम, बट फिर भी लड़ते रहते हैं। तो लिबरलिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हमें कुछ अच्छी चीजें भी करनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल आपके आगे है जी, करतारपुर कॉरिडोर। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ का पहला टर्म था तो मोदी भाई खुद से उतर गया मरियम की बेटी की शादी में। तो ये भी एक लिबरल स्टेप्स थे टुवर्ड्स अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ इंडिया। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये है कि आप ब्लैक और व्हाइट में इस राइवलरी को जो है वो डिकोड नहीं कर सकते, डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिकंस्ट्रक्ट द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके आइडियाज कहते हैं कैसे हैं, उनकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है। कि भाई
कोई गाय माता को अजीज मानता है तो दूसरा बंदा गाय माता को खाता है, तो ये जो आपकी चीजें हैं ये आपका बिहेवियर को शेप करती हैं। सिमिलरली इसकी एप्लीकेशन आप देख लेंगे हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारे नैरेटिव्स, हमारे कौमी तराने, हमारे कपड़े, हमारी इंडो पाक की जो क्रिकेट की मैचेस होती हैं, तो उसमें एक यू विल कॉन्स्टेंटली सी देयर इज अ कल्चरल डिवाइड बिटवीन द टू, एंड नॉट जस्ट अ रियलिस्टिक और अ लिबरल डिवाइड, जो कि आईआर जिसको एक्सप्लेन करता है। बैक चैनल टॉक्स का नदा मतलब ये होता है कि आपके जो है वो डायरेक्टली स्टेट टू स्टेट बातें नहीं होती, लेकिन आपके लोग या एनजीओज या आपका कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप है जिसमें आपके थिंक टैंक्स हैं, वो जाके मिले दूसरे मुल्क के थिंक टैंक्स के साथ, दूसरे मुल्क के लोगों के साथ, तो उसको बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। दुबई में अगर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर और इंडिया का एक मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर है या फूड मिनिस्टर, वो अगर साथ में जाके मिल के बातचीत करें, वो भी बैक चैनल कहेंगे। स्टेट टू स्टेट डायरेक्ट नहीं होता है, इनफॉर्मल चैनल होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब लोग ये कहेंगे कि जी नो प्रॉब्लम, वेलकम। अच्छा जी, वेट अ मिनट। अच्छा जी, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉजेस पता हो। आपको मोटे मोटे कॉजेस तो पता ही हैं सब लोगों को, राइट? कि सर हाँ वही मजहबी डिफरेंस है, टू नेशन थ्योरी है, ये वो, लेकिन देखें उसको आपको आर्टिकुलेट भी तो करना है ना जी। आपको जवाब में भी तो अच्छी इंग्लिश के साथ उसको लिखना है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि बस आप लिख दें कि हाँ भाई मजहबी मसला है, राइट? आपको बताना है कि भाई पहला कॉज क्या है, पार्टीशन की लेगेसी है। देखिए वायलेंट डिवीजन थे हमारे यहाँ, जो पूरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कराची में रहती है, या पंजाब की तरफ कम्युनिटी, क्रिश्चियंस कम्युनिटीज रहती हैं जो इंडिया से, उन बेचारों ने, उस कम्युनिटी ने बहुत अपना खून बहाया, हजारों की तादाद में वो लड़े, ट्रेनों के नीचे कुचले गए। तो वो जो एक लेगेसी होती है ना कम्युनल वायलेंस की, कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ऑल्दो हम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत अजीब सी बातें हैं, लेकिन ये हकीकत तो हुई है ना। तो वो एक हेट्रेड, आप हेट्रेड ना भी कहें, क्योंकि डिसलाइक जो है ना इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, वो लेगेसी जो है ना, इट इज वेरी स्ट्रांगली एच्ड in their framework when it comes to their policy making। कश्मीर का डिस्प्यूट आपको पता है, कोर मसला कश्मीर का, अभी भी जो हम लड़ रहे हैं वो कश्मीर की वजह से लड़ रहे हैं, राइट? तो 47 की वॉर, 65 की वॉर, 99 की वॉर, 370 एब्रोगेशन, इवन अभी पहलगाम का इशू, इट इज कश्मीर। उसके बाद हम आइडियोलॉजिकल डिवाइड पे आ जाते हैं। आपको पता है इंडिया एज सेक्युलर स्टेट, उसके पास हजारों कल्चर्स हैं। आपको पता है जैसे ही जवाहरलाल नेहरू साहब वहां पर आए, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए, उस मुल्क को सेक्युलर किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे यहाँ जो नैरेटिव है, इट इज एस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो रखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखते हैं, राइट? हम एक सेक्युलर मुल्क नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द होली कुरान, फ्रॉम द सुन्ना, फ्रॉम द इस्लामिक इंजंक्शंस। तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है दोनों मुल्कों में। वाटर डिस्प्यूट्स आपको पता है अभी क्या हो रहा है मुल्क में, वही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ये क्या है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पास मोर देन सेवन बेसिन हैं। बेसिन उस चीज को कहते हैं जहां से आपका वाटर निकले, ग्लेशियर्स, माउंटेन टॉप्स, जहां से आपका पानी ओरिजिनेट होता है ना, उसको हम बेसिन कहते हैं। और बच्चों की ज्वाइन नहीं हो रही यार, आई थिंक 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो आई थिंक इसीलिए नहीं हो रही ज्वाइन। ये रिकॉर्ड हो रही है, तो वी विल शेयर इट, तो वो देख लें लोग, सही है जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डो नॉट नो हाउ टू गो अबाउट इट। अरूबा पूछ रही है कम्युनल कम्युनल वायलेंस, कम्युनिटी से कम्युनल निकला है, तो इंडियन वर्सेस, सॉरी, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम, सिख वर्सेस हिंदूज, तो एक दूसरे को जो खून रेजियां की, उसको कम्युनल वायलेंस कहते हैं। अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है, विल सॉर्ट इट आउट, नो वरीज। इसको रिकॉर्डिंग इसकी शेयर करवा देंगे, ठीक है जी। सॉरी सॉरी, नॉट इन माय हैंड्स। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था बेसिन का मतलब क्या होता है जी। बेसिन वो होता है जहां से आपका पानी ओरिजिनेट हो। तो इंडिया के पास 7 रिवर बेसिन हैं, कितने? 7। और पाकिस्तान के पास एक है, और उस बेसिन का नाम क्या है? इंडस वाटर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन सिस्टम। जो निकलता किधर से है? इंडिया से ही निकलता है। तो इंडिया जब भी चाहे कहीं ना कहीं हमें तंग करता रहता है। कभी रावी का पानी रोक देता था, कभी झेलम का पानी रोक देता था, इंडस के ऊपर किशनगंगा रन ऑफ द रिवर बना देता था। तो इस इन रीजंस की वजह से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी कि भाई 3 तुम रखो, 2 हमें दो, एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। और वो हमारे बेहतरी की ही ट्रीटी थी,
बिकॉज उस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ इनटू 3 बढ़ गई थी, बिकॉज हमारे पास एक शॉर्ट वाटर रिजर्वायर था कि भाई 2 रिवर्स 95% हमारे पास आनी है, 3 बल्कि, नॉट 2, इंडस, झेलम एंड चेनाब। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। तो टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो है वो आपको पता है, इंडिया हम पे हमें एक्यूज करता रहता है, हम इंडिया को एक्यूज करते रहते हैं बलूचिस्तान में जो चीजें करता है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन दोनों मुल्कों के। अच्छा जी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है वो इंडिया का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि इंडिया हिट एंड रन वाले डॉक्ट्रिन पे चलता है कि भाई हम छोटी छोटी ऐसी चीजें करेंगे, 10 ड्रोन भेज देंगे, 2 बम गिरा देंगे, फिर भाग जाएंगे, उनको तंग करते रहेंगे, पिक पोक करते रहेंगे पाकिस्तान को। ये इंडिया का डॉक्ट्रिन है। आज तो हमें लग रहा है भाई वो भाग गए, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, लेकिन दिस इज देयर डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी विक्ट्रीज, छोटे छोटे इंकर्जन्स। शो हो रही हैं स्लाइड्स फातिमा, चलें, थैंक यू। आईफोन हमें आप आईफोन ने बता दिया कि शो हो रही हैं, तो आपके एंड पे कोई इशू होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन है। आपको पता है फुल स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि अपनी लैंड एयर और सी तीनों पे अपनी कैपेबिलिटीज रखे, हर जगह पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास नहीं है। टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब ये होता है वो न्यूक्लियर रॉकेट्स जिनके ऊपर आप छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब भी रख सकते हैं। इंडिया ने ये नहीं रखे हुए, पाकिस्तान ने ये रखे हुए हैं, जो कि एक एज है पाकिस्तान के पास। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का उनको ये लगता है कि पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर कंट्री वो उतना इकोनॉमिकली मिसबिहेवियर में बेचारा रहता है कि उनको थोड़ा बहुत अगर आप तंग करते रहेंगे ना तो इनकी स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, जो कि गिर रही है, इनकी पीटीएसपी भी गिरेगी, डेवलपमेंट जो हमारा फंड है वो भी गिरेगा, इनकी पूरी रिसोर्सेज जंग में लग जाएंगे, तो बेचारे के पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंडिया ने रखा हुआ है कि हम उनके साथ बड़ा जंग करने ही नहीं चाहते। इनको उतना स्पेस ही नहीं है पाकिस्तानियों को कि हमारे साथ बड़ी जंग कर सकें, तो हम उनको छोटे छोटे मसलों में ही उलझा के रखेंगे। चलें जी, सॉरी आई एम रनिंग थ्रू द स्लाइड्स बिकॉज एक सवा एक घंटे सवा का ही हम जो है वो करने वाले हैं आज लेक्चर। अच्छा जी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको पता है सियाचिन पे, सर क्रीक पे, सिंध और गुजरात बॉर्डर पे भी नीचे हमारा मसला है। एस्चुरी है वहां पे, इंडिया पाकिस्तान की अराउंड 90 किलोमीटर्स की एक एस्चुरी है। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि एक वाटर, समझें कि पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे फिशेज हैं, ऑयल पेट्रोल भी मिल सकता है, उन दोनों का भी कंटेस्टेंट है इंडिया पाकिस्तान। लैक ऑफ ट्रस्ट और डायलॉग, आपको पता है हम बातें तो करते ही नहीं एक दूसरे के साथ। कंपोजिट डायलॉग बहुत ही कामयाब हुआ था, मुशर्रफ साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2008 में जैसे ही मुंबई अटैक हुआ इट वाज डिसकंटिन्यूड। एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, अगेन एक्सटर्नल से मुराद आईआर वाले पर्सपेक्टिव में अगर हम आ जाएं तो वही चाइना वर्सेस यूएस, कैसे यूएस न्यूक्लियरली सपोर्ट, न्यूक्लियर एनएसजी ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, लेकिन इंडिया और यूएस न्यूक्लियर टर्म्स पे नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिजिल मटेरियल ये सब यूएस उसको देता है इंडिया को फॉर सिविलियन पर्पसेस, जो कि हमें शक है उस बात पे। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलिट्री अला है चाइना का, आप सबको पता है, तो वो एक्सटर्नल इनकी जो है ना दोनों मुल्कों की जंगें भी हैं। अच्छा जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और आप सब लोगों को ये मैं बताता चलूं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर जो होता है ना वो आईआर का एक टॉपिक भी है, लेकिन वो करंट अफेयर्स के आंसर में अगर आपने डाला तो आपके करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स का सवाल वो 13+ पे चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कल्चर बहुत बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ऑल्दो पूरी दुनिया में पूरे मुल्कों के पॉलिटिकली स्पीकिंग पार्ट प्ले करता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आप सब लोगों को पता नहीं होगा कि स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेटेजिक कल्चर बेसिकली बेस है आपके पॉलिटिक्स का, कि आपके मुल्क में जो सियासत बिहेव करती है ना एक तरीके से, वो क्यों करती है उस तरीके से। अब देखें हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, इस्लाम, फौज, इंडिया से हेट्रेड, और न्यूक्लियर हथियार, ये हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर है। इस्लाम, न्यूक्लियर हथियार,
द ओनली मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक, तो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर, तो हमारी पॉलिटिक्स भी उसी बेसिस पे बनती है। क्या करेंगे हम कि भाई अगर इंडिया के साथ जंग होगी तो हम इस्लामिक नैरेटिव ले आते हैं। भाई इंडिया ने मस्जिद पे बम गिराया तो हम भी क्या करेंगे, तो हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, राइट। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ना, तो इन चीजों पे बेस करता है, इस्लाम पे बेस करता है, मिलिट्री सुपरमिसी पे बेस करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब पे बेस करता है। अच्छा, इंडिया का किस पे बेस करता है? होमोजीनियस होने पे, सेक्युलर होने पे, एशियन टाइगर होने पे। वो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर इस पे कि भाई हम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। उनका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ना, वो आई वुड रादर से फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का है थोड़ा। वो मतलब कि सॉवरेनिटी बेसिकली, आप पूछ रही हैं, सवाल पूछ रही हैं या मुझे कुछ, सॉवरेनिटी क्या होती है ये, क्या ये पूछ रही हैं? थोड़ा हो रहा है ना, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें। अच्छा जी, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क मी। अच्छा जी, सबसे पहले आई थिंक आप समझ गए कि स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है। इट इज बेसिकली द बेस, द आइडियाज, द थॉट प्रोसेसेस, द थीम्स ऑन विच यूर पॉलिटिक्स बिहेव। कि आपके जो सियासतदान है वो क्यों ऐसी पॉलिसीज लाते हैं, आपके सियासतदान इंडिया को गालियां क्यों देते हैं, इंडिया के सियासतदान पाकिस्तान को गालियां क्यों देती हैं। इट्स अ बेस, ठीक है। हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर, मैं पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करूंगा, आज तक टिल दिस डे आफ्टर 80 years it is based on our aggression towards India. We see India as a threat to our survival. नॉट इंटायरली हुरैन, क्योंकि आपका जो देखें, अगर आप इसको एज अ थीम पकड़ेंगी सॉवरेनिटी को, और अगर स्ट्रेटेजिक कल्चर में इसको ज्वाइन करेंगी, तो यस, यू आर राइट, वो डिपेंड कर सकता है स्ट्रेटेजिक कल्चर सॉवरेनिटी पे भी, कि आपका मुल्क कितना सॉवरेन है। यू आर राइट। आप देखें, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट लाया यहाँ पे। अभी इंडिया को ही ले लेते हैं। इंडिया इतना सॉवरेन है, इतना सॉवरेन है कि वो चाइना के साथ भी ट्रेड रिलेशंस रखता है, रशिया के साथ भी रखता है, यूएस के साथ भी रखता है, साउथ कोरिया के साथ भी रखेगा, नॉर्थ कोरिया के साथ भी रखेगा। कोई किसी से नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसकी सॉवरेन वो बहुत है अपने स्टेट्स में। वो बहुत ही सिक्योर मुल्क है। ट्रेड वाइज अगर आप कहें, पाकिस्तान ऑन द अदर एंड आप देख लें कितना भी सॉवरेन हो, लेकिन द मोमेंट वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि सऊदी नाराज हो जाएगा। तो यू आर राइट, एक मुल्क जब ज्यादा सॉवरेन होता है तो उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर डिफरेंट तरीके से होता है। यू आर राइट अबाउट इट। चले जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर, वो नेम की वजह से हिस्टोरिकल, यस यू आर राइट अदील। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, अदील सही है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, जी अब उस पर मैं आ रहा हूँ हुज़ैफ भाई, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं असल में चैट्स को पाकिस्तान का ट्रेड कल्चर क्या ही है हमारा, तलाल भाई, क्या ट्रेड है हमारा, क्या ही हम करते हैं। 45% ऑयल बिल होता है हमारा, उसको छोड़ ही दें, ड्रेल हो जाएंगे हम। अच्छा जी, डिफेंसिव ऑफेंसिव, अच्छा स्ट्रेटेजिक आउटलुक। अच्छा, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म के बीच का मतलब, डिफेंसिव रियलिज्म का मतलब ये होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने मुल्क के सर्वाइवल के लिए कर रहा हूं, मैं इनसिक्योर हूं तो इसीलिए मैं कर रहा हूं, और मैं जो है ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व नहीं होऊंगा दूसरे मुल्कों में। डिफेंसिव रियलिज्म का मतलब ये होता है कि भाई मैं अपने मुल्क को सिक्योर करूंगा, मैं दूसरे मुल्कों में प्रॉक्सियां नहीं लड़ूंगा। तो इंडिया की जो चीज है ना, वो डिफेंसिव रियलिज्म पे ज्यादा फोकस्ड है। आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ बिकॉज एक लेगेसी है तो वो करता रहता है, लेकिन उसके अलावा इंडिया की आप देखेंगे प्रॉक्सीज, जैसे बलूचिस्तान में वो करता रहता है, दूसरे मुल्कों में ये नहीं है। नेपाल के साथ भी उसके मसले हैं, चाइना के साथ भी उसके मसले हैं। इट शेयर्स द बॉर्डर विद चाइना। इंडिया के साथ, इंडिया को श्रीलंका के साथ भी इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया कभी भी उनके मुल्कों में प्रॉक्सिया नहीं लड़ता है। तो डिफेंसिव रियलिज्म की तरफ जाता है, अपने ही मुल्क को जो है ना वो सिक्योर करना चाहता है। अच्छा जी, एहसन लास्ट में जवाब दूंगा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान की मिक्स है। अच्छा, डिफेंसिव आप समझ गए कि अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है जी। ऑफेंसिव का मतलब ये है, वेरी राइट अदील, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। यू आर राइट, यू आर राइट अबाउट इट, वॉर ऑफ नैरेटिव्स इज गुड वे टू पुट इट। अच्छा जी, ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है? मुझे हुजैफा ने एक सवाल किया, डिफेंसिव आप समझ गए होंगे। ऑफेंसिव रियलिज्म का मतलब ये है कि आप अपने आप को तो सिक्योर करते हैं लाइक डिफेंसिव, बट आप दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ के इंडिया के पैर भी काटेंगे, जैसे आप चाइना के साथ करते हैं। मिलके इंडिया के, अभी देखे ना ये जो 5 या 6 रफाल जेट आपने गिराए हैं,
चाइनीज रडार सिस्टम यूज करके आपने गिराए हैं, तो ये ऑफेंसिव रियलिज्म है। ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, हाउ यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर countries to cut your opponent, which is a good thing to have. रियलिज्म का मतलब यही होता है, राइट? जी जी जहरा, यू आर राइट। मैं लास्ट में एड्रेस करूंगा बिकॉज टाइम कम है, तो आई एम रनिंग थ्रू इट। तो मैं सिर्फ जो एसन है, एसन आई विल, मुझे याद है आपका क्वेश्चन, सो डोंट वरी, आई विल आंसर इट लास्ट में। ठीक है जी। जहरा सही कह रही हैं जी, जहरा कह रही हैं कि आप सर क्वेश्चंस लास्ट में लें, और मैं भी लास्ट में ही लेता हूँ। अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर लंबे ना हो जाए। जी जी। अच्छा जी, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पे आते हैं। आपको पता है अर्थशास्त्र जो है ये, आपने शायद मूवी देखी हो ना देखी हो, अ, अ, क्या नाम था यार उसमें, शाहरुख खान और करीना की मूवी का, अशोका। अशोका के टाइम पे जब अशोकन एम्पायर था इंडिया में, तो वहां पे एक कौटिल्य नाम का एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था जिसने अर्थशास्त्र का मतलब क्या था कि भाई आप नॉन अलाइनमेंट करें, आप सिविलाइजेशनल पावर में बिलीव करें। आप जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर नैम, अदील ने शायद कहा कि नैम में इंडिया फॉलो करता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM। तो इंडिया का हिस्टोरिकल आउटलुक भी यही है। कोल्ड वॉर के दौरान भी इंडिया यूएस या यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन हमें जाना पड़ा था किसके साथ? यूएस के साथ। पाकिस्तान का जी क्या है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस? अगेन इस्लाम है, OIC है, इनसिक्योरिटी है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, आपको पता है कि इंडिया में फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, इंडिया में फौज इतना अंटर भी नहीं करती है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में या सिविलियन इश्यूज में। पाकिस्तान ड्यू टू इट्स सिक्योरिटी मेकअप, हमारे यहाँ मिलिट्री बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती है हमारी पॉलिसी मेकिंग में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे न्यूक्लियर कॉन्वर्जेशंस में। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे आ जाते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास जो है, भाई ये लाइनें शाइनें नहीं मारो यार, डोंट डू दैट, बी ए गुड गाय और गुड गर्ल, डोंट डू दैट। अच्छा जी। अच्छा जी। उसके बाद आपको सब पता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का जो है वो नो फर्स्ट यूज, कि इंडिया पहले बम नहीं फेंकेगा। पाकिस्तान का है फर्स्ट यूज, तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट यूज और नो फर्स्ट यूज बैलेंस ऑफ पावर इसीलिए बना हुआ है। पाकिस्तान फेंकेगा तो हम फेंकेंगे, तो आप फेंकेंगे तो मैं फेंकूंगा, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। न्यूक्लियर थप्पड़ कह रहे हैं, ठीक है? अभी थप्पड़ तो एक दूसरे को मार रहे हैं, न्यूक्लियर थप्पड़ की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पागल तो है नहीं कि न्यूक्लियर बम फेंकेगा, राइट? तो वो एक बैलेंस ऑफ पावर इसीलिए बना हुआ है। की थ्रेट परसेप्शन, आपको पता है इंडिया का की थ्रेट परसेप्शन क्या है? चाइना। प्राइमरी चाइना है, सेकेंडरी पाकिस्तान है। अभी तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना, पाकिस्तान चाइना। तो इंडिया का थ्रेट परसेप्शन, साउथ एशिया सेंट्रिक बात करें तो चाइना प्लस पाकिस्तान है। पाकिस्तान का प्राइमरी जो थ्रेट परसेप्शन है वो इंडिया पे है कि भाई इंडिया हमारा प्राइमरी दुश्मन है, राइवल है। सेकेंडरी अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी फोकस देख लें इंडिया का। इंडिया चाहता है कि भाई हम कन्वेंशनल तरीके से आगे बढ़ें, हम चांद पे भी जाएं। आपको पता है इंडिया का चंद्रयान का पूरा सेटअप है, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, एयरफोर्स में उसके पास राफेल जेट्स हैं, 15 लाख उसके ट्रूप्स हैं। तो वो कन्वेंशनल फोर्स की मॉडर्नाइजेशन, रडार्स, लेजर्स, ये वो उस पर बिलीव करता है। अच्छा, पाकिस्तान बीइंग एन इकोनॉमिकली वीकर स्टेट, इट बिलीव्स इन एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो पाकिस्तान इंडिया की जो वीकर पॉइंट्स है ना, उन वीकर पॉइंट्स को टारगेट करता है। आप देख लें, हम पाकिस्तान, इंडिया की एयरफोर्स हमेशा से वीक रही है, उसी को ही पाकिस्तान ने टारगेट किया इस बार। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कि पाकिस्तान की अगर आप एयरफोर्स कैपेबिलिटी देखेंगे वो इंडिया से बेहतर है। शायद लैंड वाइज या सबमरीन वाइज, नेवल वाइज बेहतर ना हो, लेकिन एयर वाइज हम बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर में बिलीव करते हैं। हमें पता है कि इंडिया बीइंग a larger geographical state cannot fight with us when it comes to air warfare. अच्छा जी, आगे चलते हैं। अलायंस ओरिएंटेशन, आप सबको पता है इंडिया यूएस के साथ बहुत करीब फेवर करता है, क्वाड का मेंबर है। क्वाड में 4 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड इंडिया। ठीक है जी। पाकिस्तान आपको पता है चाइना, तुर्की, ईरान, गल्फ स्टेट्स, इनके साथ रहता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे हम आते हैं तो इंडिया कोअर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि लॉबिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। फैटिफ में चला जाएगा, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी लॉबिंग इस्तेमाल करेगा, यूएस कांग्रेस में अपनी लॉबिंग इस्तेमाल करेगा।
पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करेगा, मुजाहिदीन को सपोर्ट करता रहा था 80s 90s में, क्योंकि उसकी कोई इतनी इकोनॉमिक माइट नहीं है हमारे बेचारे गरीब मुल्क की। तो उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ना थोड़ी आई वुड से नैरो है। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट को, ये कंफ्यूज करेंगे पॉइंट आपको, इसको छोड़ दें। एंड देन रीसेंट एग्जांपल्स, चलें जी आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को रहने दें, ये बहुत कोर आईआर का थीम हो जाएगा, तो उसको मैं टच नहीं करने वाला हूँ, इट विल टेक सम टाइम। आगे चलते हैं जी। तो दैट दिस वाज इनफ फॉर स्ट्रेटेजिक कल्चर, बहुत ही हेडलाइंस हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब जो स्लाइड्स आने वाली हैं ये कुछ आप समझें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दिव्या पूछ रही है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, दिव्या लास्ट में आई विल गिव यू आंसर। सर फाइटर जेट्स आर ऑल अबाउट हु इज फ्लाइंग, इस वजह से हम बेहतर हैं। नहीं ऐसा नहीं है जैदी साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। आगे इसको मैं आपको जवाब दूं, चलें जी। अच्छा, अभी न्यूक्लियर आउटलुक पे हम आते हैं। आई एम सॉरी जी, नेट स्लो है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा जी, न्यूक्लियर आउटलुक देखते हैं जी। इंडिया 1974 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका, हमने 98 में फेंका, नवाज शरीफ साहब का दौर था, यू मस्ट नो दिस। अच्छा जी, डॉक्ट्रिन हमारा इंडिया का नो फर्स्ट यूज है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट यूज तो नहीं है, देखो बेटा हम पहले बम नहीं फेंकेंगे, लेकिन तुमने हम पे बम फेंका। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब यह है कि अगर तुमने हम पे बम फेंका तो हम तीनों चारों पांचों तरफ से तुम पे हमला करेंगे, इसका मतलब यह है। पाकिस्तान फर्स्ट यूज फुल स्पेक्ट्रम आपको मैं बता चुका हूं। फुल स्पेक्ट्रम यह है कि हम अपनी तीनों ट्राई फोर्सेस को जितना मैक्सिमाइज पावरफुल तरीके से एम्पावर कर सके, उसका मतलब। डिलीवरी मैकेनिज्म्स, इंडिया लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, नेवल, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, डाला हुआ है मैंने जस्ट सो दैट यू पीपल शुड नो सर्टेन नेम्स रॉकेट्स के, गजनवी, शाहीन, ये वो। लेकिन अगेन अब पाकिस्तान के पास शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। टैक्टिकल वेपन्स में आपको बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन है पाकिस्तान के आर्टिलरी में कि छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी अभी हम रॉकेट्स पे भेज सकते हैं, जिससे इंडिया बहुत बहुत खौफजदा होता है, क्योंकि दिल्ली कितना ही दूर है लाहौर से। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो चुकी है। चलें जी, चलें आगे चलें। अच्छा जी, आपको पता है कि हमारी इंडिया के पास जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ना, वो पीएम साहब, उनके जो मोदी साहब हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस जो हैं उसको मैनेज करते हैं। पाकिस्तान के पास जो एनसीए है, नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसको आप कहें, वो मिलिट्री के अंडर आती है। जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन एसपीडी जिसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो लेड बाय मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो प्रेसिडेंट पीएम साहब तो हैं, लेकिन ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट या आप समझे असर्शन है हमारे न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर पे, वो हमारी फौज की है। सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको पता है, इंडिया के चाइना पाकिस्तान एक्सेस है, डुअल फ्रंट थ्रेट है, और पाकिस्तान का वही इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। इंटरनेशनल अरेंजमेंट, अच्छा इंडिया मेंबर है जी एमटीसीआर का, ये मटीरियल की एक ट्रीटी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इसको कहते हैं हम। उसका मेंबर है कि भाई न्यूक्लियर मिसाइल्स हमें कम करने हैं। अच्छा, इंडिया एनएसजी का मेंबर होना चाहता है लेकिन नहीं है। एनएसजी इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, आईआर में टॉपिक है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मतलब यह है कि 56 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो कि इसके मेंबर हैं, जो कि एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर मटेरियल, यूरेनियम, ये सब एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं फॉर सिविलियन पर्पसेस। इंडिया चाहता है कि उसकी मेंबरशिप हो, पाकिस्तान एनएसजी का पार्ट नहीं है, और पाकिस्तान अपोज करता है कि इंडिया को आप एनएसजी का पार्ट नहीं करें, क्योंकि अगर इंडिया एनएसजी का पार्ट होगा भी तो वो सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर मटेरियल को यूज नहीं करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब को एनरिच करने के लिए यूज करेगा। अच्छा जी, रीसेंट डेवलपमेंट, चलें आगे। अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग है ट्रूप्स। ये कुछ स्लाइड्स जस्ट टू स्पाइस अप टुडेस प्रेजेंटेशन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स, ठीक है। इंडिया के टोटल ट्रूप्स 15 लाख, हमारे 6.5 लाख, रिजर्व भी हैं 4-5, लेकिन ऑन ग्राउंड के ये फिगर्स हैं। ऑन ग्राउंड पे इंडिया तो 20-25 लाख पे चला जाएगा, तो हम एक्टिव ट्रूप्स की बात करते हैं। डिफेंस बजट देख लें, ह्यूज डिफरेंस, $81 बिलियन इंडिया का, हमारा 11 बिलियन। अगेन वी आर इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स एंड वी डू नॉट वांट, वी शुड नॉट बी एमिंग फॉर अ हायर डिफेंस बजट इकोनॉमिकली स्पीकिंग, राइट। बट वो हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से वी कीप इंक्रीजिंग इट एवरी ईयर। अच्छा जी,
इसमें टैंक्स का आर्टिलरी कौन कौन सी है, एंटी टैंक सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये सब इसमें इस स्लाइड में है। नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसे ही एज आई टोल्ड यू के थोड़ा टू स्पाइस अप द प्रेजेंटेशन इसीलिए डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी। अब एयर, ये हमारी आर्मी है ना। अब हम आते हैं एयरफोर्स पे, जो कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ अवर पाकिस्तानी एयरफोर्स, लॉन्ग लिव पाकिस्तानी एयरफोर्स। आप देख लें, इंडिया के पास रफाइल्स हैं, SU-30 MKIs, मिराज, तेजाज। पाकिस्तान के पास JF थंडर है, F-16 है। उनके यहाँ अराउंड 600 तैयारे, हमारे पास 380। अच्छा जी, चलें। मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 रशिया का इनके पास। अच्छा, अभी मुझे एक सवाल का जवाब मैं भी देता हूँ। अजैदी साहब ने हमें ये किया था कि भाई जो जहाज उड़ा रहा है, जो जहाज उड़ा रहा है उसको जो उड़ा रहा है उसकी वजह से हम जीते हैं, ऐसा नहीं होता। उनके सामने भी बहुत काबिल जाहिर है, वो भी फौजी हैं, उनको भी जहाज उड़ाने आते हैं। टेक्नोलॉजिकली एयर वॉरफेयर में चाइना इज द पायनियर। अगर मैं कहूँ, जो हमने रफाल गिराए थे, वो देखें, आपको बता दूं, हमारे पास जो JF थंडर है ना, वो 300 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक रॉकेट नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, लेकिन और हमारे पास 150 किलोमीटर से ज्यादा वो JF थंडर डिटेक्ट भी नहीं कर सकता अपने रडार से कि कितना दूर है इंडियन प्लेन। 150 किलोमीटर क्या होता है यार, बहुत सामने है 150 किलोमीटर, राइट। यहाँ से हैदराबाद है, कराची से हैदराबाद है। तो होता क्या है, तो चाइनीज रेडार एक हमारे पास है जो एक प्लेन के ऊपर लगती है। वो रेडार अगर डिटेक्ट करे ना, तो बेसिकली समझे ये JF थंडर जा रहा है ना, एक जहाज ऊपर भी उसके है जो एज अ रेडार उसके ऊपर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो वो जो ऊपर वाली रेडार है ना, वो 400 किलोमीटर तक डिटेक्ट करती है जहाजों को। तो वो उस रेडार को इस्तेमाल करके उस JF थंडर ने, और वो रेडार एल्टीट्यूड अब सब कुछ बताती है, वो ये भी बताती है कि रफाल किधर जा रहा है। देखो 422 किलोमीटर पे इतने कोऑर्डिनेट्स पे घूमेगा, उड़ाओ। तो हमने JF थंडर से उसको उड़ा दिया। तो एक टेक्नोलॉजिकल एज हम उसको कहें तो इट इज मोर रियलिस्टिकल, आई वुड से। इमोशनल होने की आई डोंट थिंक इसमें कोई पॉइंट है कि भाई जो उड़ा रहा है वो बेहतर है। ऑब्वियसली स्किल मैटर्स, बट हम एज स्टूडेंट्स ये बात करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमें वहां पे एक न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड बात करनी है। अच्छा जी, उसके अलावा ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी, जैदी साहब बिल्कुल, ये 1.5 से हेल्प मिली। आई एम नॉट अ मिलिट्री गाय, यू मस्ट बी। तो बट इसी से हेल्प मिली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलें जी, आगे चलते हैं। डोंट आस्क मी अदर क्वेश्चंस अबाउट इट, बिकॉज मेरी ऑब्वियसली लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, फौजी तो हम है नहीं भाई। अच्छा, नेवी पे आते हैं। नेवी की अगर हम बात करें, तो इंडिया हैज एन एज ऑन अस। उनके पास, अब देख लें, इंडिया के पर्सनल 67,000, हमारे 25,000 है। उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, INS विक्रांत के नाम से, सही है जी। डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं। अच्छा, हम मोस्टली फ्रिगेट्स पे बेस, फ्रिगेट्स आर बेसिकली स्मॉलर, आप समझें, शिप्स। उस पर एयरक्राफ्ट खड़ा नहीं हो सकता। तो लेकिन इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन भी है, हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। और चलें जी, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इनफ फ्रॉम ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है कोर करंट अफेयर्स के हिसाब से स्लाइड है जी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने देखें इसको बनाया हुआ है, ताकि आप लोग ना, इंडो पाक का सवाल है ना, तो आप पेपर फाड़ ही दें। अच्छा, इतना लिखें, वैसे ना फाड़ दें टेंशन में आके, उस वैसे फाड़ दें कि इतना अच्छा लिखा है कि आप यू बूम ब्लास्ट इट। चलें जी, काउंटर बैलेंसिंग द वर्ल्ड। अच्छा, आजकल की दुनिया आप सबको पता होना चाहिए कि आजकल की जो दुनिया है, वेट अ मिनट, आई नीड सम वाटर, वेट अ मिनट। गला सूख गया जी। एक तो मैं जल्दी बोलता हूँ और लाउड बोलता हूँ। चैलेंज, काउंटर बैलेंसिंग द वर्ल्ड। हाँ, आजकल की जो हमारी सियासी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो वो पूरी चीज
बैलेंसिंग पे आती है कि आपके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं किसी मुल्क के साथ। सही जी। तो हम देखते हैं कि भाई इंडिया का प्राइमरी ग्लोबल एलाय कौन सा है। आपको पता है यूएस है जी। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड का मेंबर है। क्वाड में कौन से मुल्क हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड, आप पढ़िएगा, आईआर पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं जी। एक क्वेश्चन आया था अभी आईआर में, मैं भूल रहा हूँ, मिनीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म ना। तो मिनीलैटरलिज्म का मतलब ये क्वाड है कि भाई छोटे 4-5 मुल्क, 9-10 मुल्क मिलके जो एक छोटी छोटी कोऑपरेशन करें, उसको मिनीलैटरलिज्म कहते हैं। तो इंडिया का प्राइमरी जो ग्लोबल एलाय है वो यूएस है, हमारा चाइना है, आप सबको पता है, ऑल वेदर एलाय है, डिफेंस वाइज, ट्रेड वाइज। अच्छा, मिलिट्री पार्टनर इंडिया का रशिया है। ऑल्दो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम भी रशिया के साथ करें, और नवाज शरीफ साहब के दौर में स्पेसिफिकली जो दूसरा टर्म था, आई थिंक नवाज शरीफ का पहला टर्म जो था जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उस टाइम पे हमने रशिया के साथ बहुत बातचीत की भी थी। लेकिन तुर्की हमारा मिलिट्री पार्टनर है, हमें ड्रोन भी देता रहा है, हमारे हेलीकॉप्टर्स भी देता रहा है। नाम भूल गया हूँ मैं उस हेलीकॉप्टर की काइंड का, लेकिन तुर्की हमें देता रहा है। मल्टीलेटरल ब्लॉक क्वाड का मेंबर है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सॉरी जी, मैं भूल गया, माय फॉल्ट में ऑकस एक और, उसमें क्वाड में बोला कि यूके है, यूके नहीं है, जापान है। एक्सट्रीमली सॉरी, माय बैड। वो ओकस है ओकस में है। ओकस और क्वाड को मैं थोड़ा मिस कंफ्यूज कर गया हूँ। पाकिस्तान के एंड पे आपको पता है चाइना रशिया के साथ हमारा अच्छा है, एससीओ के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं हम, गल्फ स्टेट्स के मेंबर हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखें इंडिया की, ईयू, जापान, आसियान। इंडिया इज एन इकोनॉमिक, इट इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक जायंट, राइट। उसके पास लेवरेज बहुत है। देखें उसकी सिर्फ मिडिल क्लास 600 मिलियन है, 60 करोड़ वहां मिडिल क्लास है, शायद ज्यादा हो। तो जितनी बड़ी मिडिल क्लास उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर होता है कोई मुल्क, क्योंकि मिडिल क्लास कंज्यूमर इकोनॉमी होती है। और डिटेल में किंजा जा सकते हैं आप, इनके ऊपर भी छेड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो कोर आईआर बातें हो जाती हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, अगेन रफाइल्स इनके पास हैं, अपाचेज हैं, तेजाज हैं, इसराइल के टेक एंड ड्रोन्स हैं। आजकल जो उनका एक ड्रोन चल रहा है वो इसराइली है, मैं देख रहा था, इंटरनेट पे पढ़ रहा था। तो जो ड्रोन हमने गिराए हैं वो इसराइली ड्रोन्स थे जो इंडिया को मिले थे। नाम भी अच्छा था, भूल रहा हूँ मैं। अरोब, यस जैद साहब। एंड पाकिस्तान के पास JF-17, VTF, चाइना, ये सब चले, ठीक है। चाइना एंड तुर्की देख लेना। हमारी जो प्रोक्योरमेंट है, इट इज चाइना एंड टर्की एंड इंडिया। तो पूरी तरीके से जो है वो हर किसी से जो है वो हथियार वथियार लेता रहता है। जी जी, बेका एग्रीमेंट सही है जी। चलें आगे जाए। वेट अ मिनट। अच्छा जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स जी, इंडिया एज G20 स्टेट, आपको पता होगा एससीओ का मेंबर है। G20 आर द 20 मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एज अ मेंबर। पाकिस्तान OIC का ब्लॉक मेंबर है, मेजर वॉइस है फलस्तीन के इशू पे। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, आप सबको पता है। न्यूक्लियर डेटरेंस फ्रेमिंग, इंडिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पावर मानता है, NSG की मेंबरशिप चाहता है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फ्रेमिंग है वो सर्वाइवलिटी बेस्ड है, क्योंकि हम सर्वाइव करना चाहते हैं, राइट। वी आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर हाउस लाइक इंडिया। तो हमारा जो न्यूक्लियर पैराडाइम है, इट इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल। आपको इंडियन डायस्पोरा का पता ही है, इंडिया का डायस्पोरा ह्यूज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक थोड़ा टॉपिक से हटके, बट आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियंस जो हैं और कितने ही डायस्पोरा वाइज इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। The average US household, the average white US household earns around $60,000 per year in USA. Black Americans earn around 36 or 33,000 per year dollars. Indians earn around $100,000 per year. तो उनका डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली यूएस में, यूके में, कनाडा में बहुत स्ट्रांगली लॉबिंग करते रहते हैं अपने मुल्क के लिए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, गूगल के चीफ हैं, फेसबुक में हैं, जिधर किधर है। पाकिस्तान का डायस्पोरा हमारा मोस्टली वर्कर क्लास जाता है। गल्फ स्टेट्स में आपको पता है मजदूर जाते हैं बेचारे। यूके की तरफ, यूएस जो है वो यस हमारे हैं,
डॉक्टर्स वगैरह जाते रहते हैं। तो इंडिया का लेकिन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, सॉफ्ट पावर इंडिया का हमसे स्ट्रांग है। बॉलीवुड, इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी, इनका कल्चरल आउटरीच, इनकी योगा डिप्लोमेसी, उनके अदाकार ग्लोबल स्टेटस के अदाकार हैं। हमारे यहाँ भी चले इस्लामिक डिप्लोमेसी, हम ट्राई करते रहते हैं, बट अगर आप सॉफ्ट पावर देखें तो बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट हब इंडिया एंड इट्स ह्यूजली डाइवर्स, तो उनका स्टेट, तो उनका सॉफ्ट पावर हमसे ज्यादा है, अगेन डायस्पोरा की वजह से भी। अच्छा, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव कैसे बनाता है ना, वॉर और नैरेटिव्स की एक बात की थी किसी ने, तो बहुत अच्छी बात की थी। इंडिया का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान हब है भाई टेररिज्म का, ये सब करते रहते हैं, ये हमारे पंजाब में सिखों को भी उकसाते हैं, ये हमारे कश्मीर में मुसलमानों को भी उकसाते हैं, और हम क्या कहते हैं भाई, इंडिया ऑपरेसर है कश्मीर में, बलूचिस्तान में जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो हम दोनों का जो नैरेटिव है वो ये है। रिसेंट एग्जांपल्स, इंडिया ने अभी G20 की समिट की थी, क्वाड का मेंबर है, बेका किसी ने बोला, कौन उस सब का मेंबर है। और पाकिस्तान अगेन अभी चाइना के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करता रहा है सी में, तुर्की के साथ अभी हमारी अमन की एक्सरसाइज भी नेवल हम करते रहते हैं हर साल, अगर आपको पता हो, अमन एक्सरसाइजेस के नाम से। अच्छा जी, अब हम आते हैं पहलगाम के अटैक पे। आप सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगेन जस्ट फॉर ब्रीफ ओवरव्यू, जिनको नहीं पता, 22 अप्रैल को ये हमला होता है पहलगाम में, और इसके इंडिया बोलता है पाकिस्तान ने कराया हुआ है, और इसके रिस्पॉन्स में जो है के रिस्पांस में 26 टूरिस्ट इंडिया ने बोला है कि मर गए हैं, एक नेपाली नेशनल मर गया है। परपेट्रेटर्स जो है रेजिस्टेंस फ्रंट है, लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट है, इंडिया बोलती है, इसमें एक पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो भी इन्वॉल्व है, हाशिम मूसा के नाम। इंडिया का इमीडिएट रिस्पांस क्या था जी, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना, बहुत ही वाहियात किस्म का मूव। ये खुद से सस्पेंड नहीं कर नहीं सकते, वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर डील है, देयर आर कन्वेंशंस ऑफ ऑन इट, सो दे कैन नॉट जस्ट डू इट, इट विल बी इजीली चैलेंज्ड एट हेग, एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किधर भी इसको आप जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स निकाल दिए, उनको टाइम दिया कि अभी से अभी निकलो, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, आप सबको पता है, सिंदूर हम भरेंगे, वॉट एवर, ये सब चीजें आप सबको पता है, मीम्स बहुत होते रहते हैं। बट देन अगेन आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, never share those memes or write something which have a Hindu element to it। किसी मजहब के साथ हमारी जंग नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, किसी मजहब को हम गलत सलत नहीं हमें कहना चाहिए, हम उस मुल्क के स्टेट पॉलिसीज पे हमें कहना चाहिए। तो प्लीज स्टैंड टू दैट, राइट, जस्ट सजेशन, रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, हम्बल रिक्वेस्ट। पाकिस्तान के 9 साइट्स पर उन्होंने हमला किया, आप सबको पता है, परसों बहावलपुर पे 2 बम गिरे, कल मलीर कराची में ड्रोन गिरा, वॉल्टन रोड लाहौर में सीएसए के अराउंड, सिविल सर्विस एकेडमी के अराउंड एक ड्रोन गिरा, तो हमने गिराया, हमने 5 इनके राफेल जेट गिरा दिए। इंडिया बोलता है कि भाई, हम बोलते हैं कि अराउंड 30+, 50+ हमारी सिविलियन डेथ्स हो चुकी हैं। और लेकिन गुड न्यूज कि आज कल सुबह मैंने पढ़ा, या कल रात पढ़ा, या आज सुबह पढ़ा, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों तरफ के, उधर के फॉरेन ऑफिस, उधर के फॉरेन सर्विस के हैं, हमारी तरफ से आईएसआई के जो हमारे डीजी हैं वो हमारे एनएसए हैं, तो उन दोनों की एक बातचीत हुई है टेलीफोनिक। तो इट्स अ गुड development, and we obviously want it to end, we do not want war, we cannot afford it as a nation। अच्छा जी, पाकिस्तान का रिस्पांस अगेन मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने फिर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड किया, शिमला एग्रीमेंट आप सबको पता होना चाहिए, जो टॉक्स बिटवीन गांधी एंड इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये हुआ था, फ्रॉम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने यही था इस एग्रीमेंट में कि भाई हम थ्रू बायलैटरल टॉक्स मसले हल करेंगे, हमने वो सस्पेंड कर दिया, हमने एयर स्पेस बंद कर दिए, हमने इनके जेट्स गिरा दिए। अल्टीमेटली लास्ट लाइन पढ़ते हैं, वी डिमांड अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान का बिल्कुल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम जो तुम्हें जवाब दे रहे हैं हम देते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करें, जिसको इंडिया डिनाई करता है कि नहीं नहीं, क्या की इन्वेस्टिगेशन, देन अगेन इट रेजेस फेयर्स के इंडिया इज लाइंग, राइट। उसके बाद डिप्लोमेटिक फॉल आउट, अब दोनों को पता है कि भाई बोथ नेशंस हैव डाउनग्रेडेड देयर डिप्लोमेटिक टाइज, अपने डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं, अपने मिशंस को खत्म कर दिया है, और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एलओसी पे अगेन सैडली बढ़ चुकी है। और इंटरनेशनल रिएक्शन तो
it's I wouldn't say कि it is very influential. It should be like states like China and US should speak up, but they are really not speaking up. तो लेकिन वही कि भाई restraint करें, de-escalate करें, ना लड़ें. Then the first thing the US Secretary of State should have done is to come to Srinagar or come to Muzaffarabad or make these two countries sit down and tell them what the hell are you doing, and you're going to, you know, risk an entire 2 billion population into hell if you're going to fight like this. But then again, it is not a strong international uh, uh, engagement which should be happening. Acha ji, I think this is the last slide. Last two slides. What needs to be done? देखें, अच्छा इसमें important मैंने एक बड़ा कॉलम डाला हुआ है. आप बिल्कुल अगर राइट पे अपने देखें स्क्रीन की feasibility, कि भाई अप्रोच तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि करना क्या चाहिए, लेकिन उसकी feasibility भी पता होनी चाहिए, राइट. टेक्निकली वी शुड नो कि भाई कितना उसका काम भी हो भी सकता है, सॉल्यूशन के ऊपर काम. आप जब जवाब लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो कोई स्टूपिड बात तो हम नहीं लिखेंगे ना. तो सॉल्यूशंस तो मैंने 10-15 दे दिए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी भी है. चलिए, बायलैटरल डायलॉग, इसकी फिजिबिलिटी है. देखिए, बात तो हम कर सकते हैं, बात से क्या मसला हल नहीं होता, बात तो हम कर सकते हैं. तो एटलीस्ट आप एक स्ट्रक्चरल टॉक्स को रिज्यूम करें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलाते रहें, आप सार्क को कंटिन्यू करें. यू नो, चुप रहना इज नॉट एन ऑप्शन. कश्मीर के रेजोल्यूशन अगेन इतनी कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, बिकॉज वहां पे वो एब्रोगेट कर चुके हैं 370 को. तो बहुत ही उन्होंने एक वायलेशन की है यूएन रेजोल्यूशन की, इंडिया ने. बट देन अगेन, आप अप्रोच करें पाकिस्तान, यूएन को अप्रोच करे, इट शुड फोर्स इंडिया टू कम इन, यू नो, सिक्योरिटी काउंसिल में. चाइना को पाकिस्तान इतना करे कि इट शुड पास द रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सो दैट इंडिया कुड कम एंड टॉक अबाउट कश्मीर. अच्छा, बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन पे जाएं कि भाई, यू नो, जो सिंध गुजरात बॉर्डर है, इंडियन पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर है, वहां पे नॉर्मलाइज करें इंटरनेशनल बॉर्डर को. ये जो फ्रीज किया हुआ है आपने, उसको है, इसका भी मॉडरेट है. पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, अच्छा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय स्लाइड, टू बी ऑनेस्ट. इट हैज अ वेरी हाई फिजिबिलिटी. पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से क्या होता है, मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी, करतारपुर कॉरिडोर. हम मुसलमानों की वहां पे कुछ साइट्स हैं, साइट्स मुराद के जो मुगल आर्किटेक्चर है, ताजमहल है, ऑब्वियसली वी वांट टू गो, हम भी घूमना फिरना चाहते हैं. उनकी 6 साइट्स हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे मंदिर हैं. वो कौन सा है? कटास राज. आई हैव बीन देयर इन माय ट्रेनिंग्स. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. तो वो भी वहां आना चाहते हैं. तो यू नो, यू शुड ओपन अप, वीजा रिजीम्स को रिलैक्स करें, कल्चरल एक्सचेंज करें, अपने बच्चों को उधर भेजें, हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स करें, एक कोई ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं. इजीली मैनेजेबल चीजें हैं. ऐसा नहीं होगा कि आपके लोग मर मिटेंगे या वो यहाँ पे मर जाएंगे. आप बहुत ही एक प्रॉपर स्टेट मैकेनिज्म्स हैं दोनों मुल्कों में. यू कैन ऑलवेज यू नो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू योर पीपल. तो यू नो, यू शुड डू सम एक्सचेंजेस पीपल टू पीपल, जिसकी फिजिबिलिटी बहुत हाई है. अच्छा जी, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे आते हैं. हम दोनों मुल्क, आईआर में बहुत इन डेप्थ मैंने इसको कवर किया हुआ है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को. दोनों मुल्कों का जो ट्रेड पोटेंशियल है, इट्स अराउंड $20 बिलियन पर ईयर. एंड अगेन, लेकिन अगेन हम वो चीज ना वो करना चाहते हैं ना हम करना चाहते हैं. साफ्टा इज द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क. लेकिन अगेन, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, अगर आप कुछ करना चाहें तो इसकी फिजिबिलिटी है, क्योंकि दोनों मुल्कों की इकोनॉमिक नीड्स हैं. डीमिलिटराइजेशन अगेन, आपको पता है कि जब 2012-13 में मुंबई अटैक से 4-5 साल के बाद थोड़ी डीमिलिटराइजेशन हुई थी, इकोनॉमी बूम पे आना शुरू हो गई थी. तो कश्मीर में, सियाचिन में अपनी डीमिलिटराइजेशन करें, यूएन का इंक्रीज रोल हो, सीपीएम्स हो, सीज फायर एग्रीमेंट्स करें. लेकिन अगेन, इसकी भी लो फिजिबिलिटी है, बिकॉज इसकी भी लो फिजिबिलिटी है, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी सेंट्रिक मुल्क हैं आजकल. एटलीस्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन, इसका भी बहुत लो फिजिबिलिटी है, क्योंकि देखें, थर्ड पार्टी कौन मीडिएट करेगा? चाइना कर नहीं सकता, यूएस नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव देयर इंटरेस्ट इन बोथ कंट्रीज. तो यूएई जैसे मुल्क करे, या कोई चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक करे, बट देन अगेन उनका कितना ही जोर आ सकता है, तो उसकी भी फिजिबिलिटी लो है. न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रिजीम, देखें, न्यूक्लियर अपनी एनरिचमेंट को तो आप कम कर सकते हैं,
अगर कोई आप में से ये कहे कि नहीं सर इंडिया नहीं करेगा, तो आपकी भूल है। जब हम कोल्ड वॉर, आपने शायद पढ़ी हो आईआर में, मैंने ऑब्वियसली सब्जेक्ट है मेरा, टॉपिक है, बहुत इन डेप्थ कोल्ड वॉर मैंने पढ़ाई है आईआर में। आईआर में वो जो आर्म्स रेस और न्यूक्लियर ट्रीटीज ना होती तो आज तो पता नहीं किधर किधर बम पहुंच जाता। शायद वो वेनेजुएला के पास भी होता, वो मेक्सिको के पास भी होता, वो सऊदी के पास भी होता। लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी की वजह से आप यू you नो know, आपका एक कम न्यूक्लियर बम फैले, तो वो इन दोनों मुल्कों में भी होने चाहिए। रीजनल इंटीग्रेशन अगेन सार्क आयोरा, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज्यादा फीजिबिलिटी है। बट देन अगेन इट्स अगेन एन अप्रोच। एंड लास्टली रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, ये मैं कह चुका हूँ कि इसकी बहुत हाई जो है वो फीजिबिलिटी है। तो बेसिकली ये है ना कि Hassan, do you want to ask a question? अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, तो this was the end of today's lecture. मैंने I've run through it very fast. I've tried to complete it. Just before I end it and answer your questions, मैं इसे बताना चाहूँगा आपको कि मंडे से मेरा आईआर का स्टार्ट हो रहा है कोर्स। दिस इज माय सेकंड बैच आफ्टर अ फर्स्ट सक्सेसफुल बैच, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि उसमें भी जो है हम अपनी क्लासें स्टार्ट करें। तो अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है तो प्लीज उस पर रजिस्टर कर ले। अभी मैं पहले क्वेश्चंस जो मैंने मिस किए हैं, आई विल कम टू देम, एंड देन एसन जो हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उनको भी जवाब देंगे। लिख दें एसन भाई, इफ यू कैन प्लीज। अच्छा जी, एहसन सलीम का ही क्वेश्चन था, वेयर डज दिस पाकिस्तान इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम, व्हाई इट इज सो पैरानॉइड। देखें, गरीब मुल्क है हम, मैंने बोला था ना स्ट्रेटेजिक कल्चर हमारा इट इज बेस्ड इन सर्वाइवेबिलिटी। और हम इनसिक्योर हैं, हमारे दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों पोरस हैं। कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। वी आर इकोनॉमिकली वीक स्टेट, वी कैन नॉट अलो एनीवन टू हिट अस फ्रॉम बलूचिस्तान और इन बहावलपुर। Insecurity stems from a security dilemma, और इस ये मुल्क पाकिस्तान इज ऑलवेज बिन पैरानॉइड बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी स्टेट। अगर इकोनॉमिक पावर हो जाए, अगर इसकी जीडीपी 700-800 बिलियन हो जाए तुर्की की तरह, तो शायद ये भी बहुत आगे निकल है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अदील, नैरेटिव बिल्डिंग मैंने आपको जवाब दे दिया था अदील भाई, सही आपने बात कही। इंडिया इज ऑल्सो यूजिंग फ्रांस मेड जर्जी रफेल, उसी का नाम है निदा। अदील कहते हैं सर व्हेन पाकिस्तान कैन यूज न्यूक्लियर वाटर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स, क्या मतलब, क्या पूछ रहे हैं अदील? आई डोंट गेट इट। थ्रेशोल्ड्स में नंबर ऑफ वेपन्स पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? आई डोंट गेट इट। कैन यू रिपीट असिमेट्रिक वॉरफेयर, दिव्या पूछ रही है। अच्छा दिव्या, बेसिकली असिमेट्रिक वॉरफेयर में आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिकली वीक स्टेट, तो वो उन एबिलिटीज पे फोकस करता है अपनी जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जैसे हमारी एयरफोर्स के पास जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एज है वो इंडिया से बेहतर एज है, तो हम अपनी एयरफोर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो असिमेट्रिक है। अगर हम अपनी शायद नेवी को उतना इक्विप नहीं करते जितना अपनी एयरफोर्स को करते हैं, बिकॉज हमें नेवल खतरा कम है, एयर खतरा ज्यादा है। तो असिमेट्री है हमारे उसमें, ये बेसिकली मेरा पॉइंट था। अच्छा जी। अच्छा जी, अदील पूछते हैं कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में बताएं। यार सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अदील उसी को कहते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट यूज है और उनका सेकंड है, तो लेकिन पाक उनका सेकंड है लेकिन हम उसको काउंटर बैक नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के पास। मतलब एक स्ट्राइक तो आपने फर्स्ट यूज में कर दी, इंडिया ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन उस फर्स्ट यूज के बाद सेकंड अगर आपको बम फेंकना हो तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है टेक्नोलॉजिकल। अब उसकी न्यूक्लियर कोई साइंस होगी, आई डोंट नो क्या उसकी पीछे रीजनिंग है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो उतना सॉलिड, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास वो रिसोर्सेज ना हो उसको बनाने के लिए। अच्छा जी। इंडिया आल्सो ट्राइंग टू बी अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी, जी वो तो कब से ही चाह रहा है, लेकिन होने नहीं देंगे उसको। इंडिया विल नेवर डू दैट, दे आर इवन बैनिंग द यूट्यूब चैनल्स। चलें, आई थिंक वो पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स भी डिफर करती है चीजें। अंडर कांग्रेस थोड़ा बहुत इंडिया इजी होता है, आजकल इट्स एक्सट्रीमिस्ट
हुकूमत देह, तो मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुत्व बंधुत्व नहीं कहूंगा मैं, तो इट्स एन एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम राइट पे चलते हैं मोदी साहब, तो इस वजह से। चलें, थैंक यू गंजा, थैंक यू। बुरई साहब पूछते हैं कि सर आपको देखा है निपा पे प्रोटोकॉल नहीं था आपके साथ। यार क्यों प्रोटोकॉल रखे हैं, हम ऑडिट अकाउंट्स वालों को क्या ही खतरा आते हैं बुरई साहब, कोई खतरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और आप ये क्यों रॉ बन गए हैं, आईएसआई बन गए हैं माशाल्लाह। चलें, वालेकुम अस्सलाम, आपने देखा था मैंने आपको सलाम कर दिया यहीं पे। ऐसे पूछते हैं कि सर एन अदर क्वेश्चन, हाउ डू यू आंसर एन आईआर क्वेश्चन इन पेपर एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस टॉपिक। हाँ ओहो भाई, इसके लिए तो एहसन भाई आईआर की क्लासेस लो मेरे साथ ना, ये तो फिर बहुत चला जाएगा। ब्रीफली 1 मिनट में बताऊं, तो आईआर का क्वेश्चन पेपर में ये सिक्योरिटी डायलेमा के साथ टच अपॉन हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक। रियलिज्म के हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि रियलिज्म का मतलब क्या, और कैसे दोनों मुल्क वो रियलिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेंचुएट देयर पावर्स और टू यूज दैट ऑफेंसिव रियलिस्ट टेक्निक्स, अपने जहाज बढ़ाते हैं, सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म्ड करते हैं। तो इस किस्म का आएगा कि सिक्योरिटी डायलेमा के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, रियलिज्म के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाता है। यूर वेलकम दिव्या। रोल ऑफ ट्रम्प गवर्नमेंट इन करंट इंडो पाक वॉर, उसने बहुत ही अजीब से इंग्लिश लिखता है, वो इंग्लिश ऐसी लिखता है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब। आई नो व्हाट इट इज, आई नो दिस इज व्हाट इज अबाउट टू हैपन, आई नो दिस इज दैट। मतलब ऐसे लिखता है ना, मतलब कोई आप एज अ स्टेट्समैन, एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ, यू हैव टू और टू हैव अ गुड वोकैब रिगार्डिंग दिस इशू। अब इंडो पाक पे भी उनका कोई रोल नहीं है, ऑल्दो मार्को मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी बात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, तो आई थिंक कोई इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन बैकड्रॉप में ये करेंगे ट्रम्प, क्योंकि एक्टिव इसलिए नहीं करते बिकॉज इंडियन डायस्पोरा से थोड़ी इसकी सिंपैथी है ट्रम्प। आपकी शादी का टाइम आया तो वॉर शुरू, नहीं कोई वॉर नहीं हो रही, काम डाउन। संतोष कुमार, इफ यू समराइज एंड ब्रीफ व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन टू एंड दिस वॉर। ओहो संतोष भाई, 10-15 मैंने दे दिए ना आपको वे फॉरवर्ड्स। लेकिन देखें, ये स्टार्ट होगा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से, मेरा पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि दोनों बॉर्डर की दोनों तरफ ना सेम लोग बसते हैं, हर और गुजरात राजस्थान। देखें वहां पे बम क्यों नहीं गिरते हैं, हर की तरफ क्यों नहीं गिरता बम, पंजाब में क्यों गिरता है। वहां पे जो लोग हैं ना, वो हॉस्टाइल कम है, हो सकता है लोग कम है, ज्योग्राफिकली वो बेहतर एरिया है, वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं है। द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट इज कि दोनों तरफ से सेम चीजें हैं, तो आप क्रिकेट डिप्लोमेसी लाएं, आप स्टडी ग्रुप्स बनाएं, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को वहां भेजें, अपनी सिविल सोसाइटी को वहां भेजें, थोड़ा बहुत पहले नॉर्मलाइज करें, शॉर्ट टर्म मेजर यही है, देन इजीली आराम आराम से इकोनॉमिकली, देन अल्टीमेटली कश्मीर को टच करें। पहले कश्मीर पे बात करना इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, मसला हल नहीं होगा, वो बोलेंगे मेरा, वो बोलेंगे तेरा, तो इट्स अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स व्हिच यू कैन टेक। सर यू सेड पाकिस्तान से निदा कहती हैं, सर यू सेड पाकिस्तान पॉलिसी इज ऑफेंसिव बिकॉज़ वी आर यूजिंग फॉरेन वेपन बट इंडिया इज आल्सो यूजिंग फॉरेन। मैंने ये नहीं कहा था कि हम फॉरेन वेपन्स यूज कर रहे हैं या इंडिया फॉरेन वेपन यूज नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफेंसिव रियलिज्म का देखें इंडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक सिक्योरिटी मुल्क है, तो उसके पास डिफेंस ऑफ रियलिज्म का ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसके पास इतने इकोनॉमिक डिफेंस रियलिज्म, मैंने आपको बताया था ना, वो चीज है जो मुल्क इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि अपनी डिफेंस को इतना उसने मजबूत किया हुआ है, तो इंडिया ने वो किया हुआ है। वी ऑन द अदर हैंड, हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो हम अपने डिफेंस को कितना भी मजबूत कर लें, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज उसके लिए आपको पैसे चाहिए, लोन्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो वी टेंड टू रिलाई ऑन अवर पार्टनर्स लाइक चाइना। इंडिया देखें, अभी जो इंडिया ने हम पे हमले किए उसमें कोई किसका रोल, इंडिया के साथ चाइना तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हम हमारे साथ चाइना इन्वॉल्व था, इंटेल कोट एंड कोट, चाइना की इंटेल, चाइना की टेक्नोलॉजी हमारे साथ थी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंडो पाक हिस्ट्री में मार्क्स कम आते हैं, इज इट स्टिल वर्थ। मैंने नहीं किया था इंडो पाक चूज, मैंने क्या चूज किया था यार, यूएस हिस्ट्री चूज की थी। तो इंडो पाक के बारे में आई कांट रियली से एनीथिंग, वो 712 पता नहीं किधर से स्टार्ट होता है, इतना टाइम नहीं है भाई पढ़ने का, टू बी ऑनेस्ट। Sir, as you told, India is following defense approach, but when it comes to Russia and BRICS, they go for offensive.
जी बिल्कुल हुजैफा, यू आर राइट। किसी भी स्टेट आईआर में मैं यही पढ़ाता हूँ कि स्टेट बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन योर इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान चाइना के साथ तो लिबरल है, लेकिन इंडिया के साथ रियलिस्ट है। तो यू आर राइट, इंडिया इज डूइंग द सेम। रशिया के साथ भी सही है, ब्रिक्स के साथ भी सही है, पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव। तो वो अपने इंटरेस्ट देख के अपना बिहेवियर चेंज कोई भी मुल्क कर सकता है हुजैफा। तलाल, मैं कोई बुक सजेस्ट आयर के लिए नहीं करता हूँ, मैंने खुद भी नहीं पढ़े थे, तो मैं क्यों ही गलत बात आपसे करूं। बिकॉज मुझे अल्टीमेटली 200 मार्क्स का पेपर ही करना है। आई डोंट वांट टू बी ए पीएचडी स्कॉलर ऑन टू इट। टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आईआर को 1.5 महीने से ज्यादा टाइम नहीं देना है आप सबको। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्लाइड्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करें, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करें। एंड आई बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एहसन, थैंक यू, जजाकल्ला जजाकल्ला। आपको पसंद आया मेरा लेक्चर? सर काइंडली रिव्यू माय ऑप्शनल्स। अबे ब्रोई भाई, क्या ब्रोई साइन है ना, क्यों डोंट डू इट दिस वे, ऐसे नहीं कर सकते। पर चलें, कंप्यूटर साइंस यार मेरा असल सिर्फ सोशो था, तो आई कांट रियली से एनीथिंग, आई एम सॉरी। मेरे दोनों बार सोशो में गंदे मार्क्स आए थे, बट स्टिल आई चोज इट। इतना मैं उसमें टारगेट वारगेट में बिलीव नहीं करता हूँ। चलें जी, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी मेरे लेक्चर से। बहुत मैंने कोशिश की कि स्लाइड्स को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकूं, हर एंगल से उसको कवर कर सकूं। आप सब लोगों, थैंक यू अरूबा, थैंक यू। आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगर किसी को आईआर लेना है तो मंडे से मेरे साथ वो ले सकता है, रजिस्टर कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। एंड दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड, सो आई थिंक अल्ताफ इसको यूट्यूब पे भी लगा देगा, ग्रुप्स पे भी शेयर कर देगा। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। और कोई जंग नहीं हो रही, दुआ करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज।